क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 अंतिम दौर 1 समझाने जा रही हूँ। पाठ 6 अंतिम दौर 1 भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। अंतिम दौर चल रहा था बेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया। अब अंतिम दौर था, अंतिम दौर 1। और जो भारत है बेटा वो राजनीतिक और आर्थिक नज़रिए से, मतलब राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वह पहली बार किसी अन्य देश का पुछल्ला बनता है। तो चलिए देखिए कि बेटा जो ये आपका विषय है इसमें क्या आपको समझने को मिलता है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना होना, भारत में अंग्रेजी राज का आना, ये भारतवासियों के लिए बेटा एकदम नई घटना सी थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती है। मतलब कि भारत में बेटा अंग्रेजी राज्य का आना, उसकी स्थापना होना, ये भारत के लिए एकदम नई घटना के जैसा था। और जो भी परिवर्तन हुए, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हुए या आर्थिक परिवर्तन हुए, उन सब परिवर्तनों से ये अंग्रेजी राज की स्थापना एकदम जो है क्या थी, अलग थी। मतलब जो भी परिवर्तन हुए उसकी तुलना, जो भी परिवर्तन हुए उसकी तुलना राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। ये भारत पहले भी जीता जा चुका था, जैसा कि बेटा आपने पिछले भी अध्याय में पढ़ा। तो भारत जो है पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी। मतलब कि बेटा पहले भी आक्रमणकारी भारत में आए, पहले आक्रमणकारी भारत में आए और आके हमारी भारत में ही हमारे भारत में इसी में रच गए, बस गए, इसी में समा गए। और भारत को के का भी मतलब जो भारत का हमारा जीवन था उसमें वे शामिल शामिल कर लिया। मतलब पहले भी हमारे भारत में आक्रमणकारी आए थे, पहले भी भारत को जीता जा चुका था। जो आक्रमणकारी आए बेटा वो हमारे ही भारत में आकर बस गए और हमारे भारत के जीवन में शामिल कर लिया, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्वाधीनता को नहीं खोया था और वह कभी गुलाम नहीं बने। लेकिन हमारा भारत, मतलब कितने भी बेटा आक्रमणकारी आए, लेकिन हमारा भारत जो है वह कभी, भारत ने अपनी स्वाधीनता न खोई थी और न कभी हमारा भारत गुलाम बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से नहीं बंधा था कि जिसका संचालन कहाँ से होता हो, जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर होता हो। मतलब पहली बार भारत में बेटा जो ये अंग्रेजी राज की स्थापना हुई, ये भारत के लिए एकदम नई घटना थी। भारत में पहले भी आक्रमणकारी आए, भारत को पहले भी जीता जा चुका था। जो आक्रमणकारी आए वो हमारे भारत में ही एकदम शामिल हो गए, हमारे में ही रच बस गए। लेकिन भारत ने बेटा कभी अपनी स्वाधीनता नहीं खोई थी और ना ही भारत कभी गुलाम बना था। भारत का जो भी संचालन हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, उसकी धरती से बाहर, मतलब भारत से बाहर हो रहा था। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों स्थायी रूप से विदेशी था। मतलब हमारा भारत क्या हो गया था बेटा, हमारा भारत पूरी तरह से अब अंग्रेजों के कब्जे में था। मतलब भारत कभी गुलाम नहीं बना, भारत ने कभी स्वाधीनता नहीं खोई। भारत का संचालन जब भी हुआ तो भारत देश की धरती में ही हुआ। ये प्रथम बार था कि उसका संचालन कहाँ से हो रहा था, उसकी धरती से बाहर हो रहा था। तो ये क्या थी बेटा, ये जो घटना थी ये भारतवासियों के लिए एकदम नई थी। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। बेटा जो नया पूंजीवाद था,
जो नया पूंजीवाद आया तो उसका जो सारे विश्व का जो बाजार तैयार हो रहा था, तो ऐसा बाजार तैयार हो रहा था पूरे विश्व में नए पूंजीवाद का, तो उसका प्रभाव तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे पड़ना ही था। मतलब कि जो नया पूंजीवाद था वो सारे विश्व में जो भी बाजार तैयार कर रहा था, तो हर हाल में, हर सूरत में उसका प्रभाव क्लासेर्थ हमारे भारत के आर्थिक ढांचे पर पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। जो ये परिवर्तन हुआ ये स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। मतलब कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी जो नया बाजार तैयार हो रहा था उसका प्रभाव पड़ना ही था, और ऐसा परिवर्तन जो स्वाभाविक भी नहीं था, उसने पूरे आर्थिक जो संरचना थी उसी को क्या करके रख दिया, तोड़ के रख दिया, विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन कहाँ से हो रहा था, बाहर से होता था। जो उस पर लाद दी गई थी, मतलब कि जबरन एक मतलब कि लाद देना, मतलब कि एक जबरदस्ती एक उसके ऊपर बोझ डाल देना कि नहीं ऐसा करना ही है, तो उसका संचालन भी बाहर से हो रहा था। इसी कारण आर्थिक जो हमारी संरचना थी वह भी क्या हो गई, बिखर गई, विघटित हो गई। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। इस तरह से बेटा हमारा भारत क्या हो गया, हमारा भारत ब्रिटिश का एक खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। जैसे यहाँ विषय पहले ही दिया गया है कि भारत जो है वो राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। तो ये पहली घटना थी हमारे, मतलब ये जो घटना थी कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना होना, ये एकदम नई घटना थी। पहले भी आक्रमणकारी आए, लेकिन लेकिन भारत ने बेटा अपनी ना स्वाधीनता खोई थी और ना ही कभी वो गुलाम बना था। और जो भी हमारे भारत का संचालन हो रहा था वो भी कहाँ था, हमारी धरती से बाहर हो रहा था। नया पूंजीवाद आ गया, नया बाजार तैयार हुआ, जिससे कि हमारे भारत के आर्थिक ढांचे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इस तरह से भारतीय समाज का जो आर्थिक संरचना थी बेटा, जो आधार था, वो पूरी तरह से क्या हो गया, विघटित हो गया, पूरी तरह से बिखर गया। क्योंकि इस बाजार का भी संचालन कहाँ से होता था, बाहर से होता था, हमारे ऊपर जो है उसे लाद दिया गया था। और भारत इस तरह से बेटा ब्रिटिश ढांचे का ही एक खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था कि लगान की शक्ल में हम क्या करें, अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया कि जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से क्या हो, अभिन्न हो। बेटा अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने नियम को चलाया, उन्होंने अपने ही नमूने का उन्होंने अनुसरण किया। करते हुए क्या किया, उन्होंने बड़े जमींदार पैदा कर दिए। और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि लगान के शक्ल में, कि लगान के जरिए, लगान के शक्ल में हम क्या करें, अधिक से अधिक रुपया जो है उनसे लें और उसे इकट्ठा करें। इसलिए एक ऐसे वर्ग को फिर पैदा करना जरूरी समझा गया जिसका स्वार्थ क्या हो, जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। ब्रिटिश सरकार ने इस तरह अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। मतलब कि उन्होंने एक ऐसा वर्ग पैदा किया जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम लगान के रूप में जल्दी से जल्दी बहुत पैसा इकट्ठा कर लें। और ब्रिटिश सरकार ने बेटा इस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इस व्यवस्था में क्या थे, व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी थे। गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास
महकमे थे। एक था बेटा मालगुजारी और दूसरा था पुलिस। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। और इस व्यवस्था में कौन कौन लोग थे? इस व्यवस्था में बेटा जमींदार थे, राजा थे, सरकार के और बहुत अलग अलग महकमे जैसे पटवारी, गांव का मुखिया और बेटा बहुत सारे कर्मचारी भी थे। सरकार के दो विशेष महकमे थे, जिसमें था एक मालगुजारी और दूसरा था पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर और या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। मतलब सरकार के दो खास महकमे थे। सरकार के दो खास महकमे जिसमें थे मालगुजारी बेटा और दूसरा था पुलिस। और फिर मालगुजारी और पुलिस के ऊपर भी क्या था? हर जिले में एक कलेक्टर था या कह लीजिए कि जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो पूरी शासन की एक बिंदु होता था, पूरे शासन की एक नींव, एक धुरी होता था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा इसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। क्लास एट यहाँ पे बेटा आपका एक आंसर भी है कि कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा भारत जो है साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए एक बहुत बड़े अड्डे की तरह से उसका प्रयोग भारत का किया जा रहा था। इसके अलावा बेटा इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ता था। मतलब कि ब्रिटेन के एक जैसे सेना को प्रशिक्षित करना, सेना को समझाना, उनको नई शिक्षा देना और उनको समझाना, प्रशिक्षण देना, इसका भी खर्चा जो है। इसके अलावा इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी इंग्लैंड को उठाना पड़ता था। और जो खर्च उठाना पड़ता था उस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। इस तरह से बेटा भारत को ब्रिटेन के हर तरह के खर्चे भी उठाने पड़ते थे। तो यहाँ समझ में आ गया बेटा कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता है। एक जो बेटा ब्रिटिश सेना के हिस्से में जो प्रशिक्षण का खर्च आता था, उठाना पड़ता था, और उसी प्रशिक्षण के खर्च को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। बल्कि वास्तविकता में बेटा भारत को ब्रिटेन के और भी दूसरे खर्चे उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। इस तरह से बेटा जो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज का इतिहास और भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी भी होगी और क्रोध भी आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरी का लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है। साथ ही साथ बेटा जो हमारी कमजोरियां थी, हमारे भारतवासियों की कमजोरियों का लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है। तो इस तरह से बेटा आपने जितना विभाग मैंने आपको समझाया, तो आपने समझा ना कि हमारा भारत पहली बार जो है राजनीति और आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य देश का पुछल्ला बनता है। फिर किस तरह से वो हमारे भारत में शामिल हुए, फिर हमारी आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने विघटन में बदल दिया। मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक ढांचा था, उससे भी क्या कर दिया, पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों में, जिसमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। बेटा हमारे भारत में
पाश्चात्य संस्कृति को लाने का काम किया। साथ ही साथ अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को अपरिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बाद, यहाँ पर भी बेटा आपका एक उत्तर है, शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। बेटा ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि जो भारतीय हैं जो है उनमें शिक्षा का प्रसार हो, भारतीय पढ़ें, आगे बढ़ें, शिक्षित हो। ये अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं था, ब्रिटिश को पसंद नहीं था। शिक्षा के प्रसार को वो नापसंद करती थी। इसके बाद भी उन्हें क्या करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को उन्हें प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना ही पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो भारतीय हैं वो क्या करें, शिक्षित हो, वो पढ़े लिखे हों। लेकिन फिर भी बेटा इसको क्योंकि उनको क्लर्कों की आवश्यकता थी और क्लर्कों की आवश्यकता के लिए उन्हें शिक्षित जनसंख्या चाहिए थी, इसलिए शिक्षा को नापसंद करते हुए भी बेटा ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। राजा राम मोहन राय बेटा, जो बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र के लिए उनकी उल्लेखनीय प्रगति रही है, मतलब उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी, कुछ अन्य लोग भी थे, और वही जो है भारत में प्राचीन संस्कृति को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ब्रिटिश सरकार बेटा शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी। अब चूंकि लेकिन उनको क्लर्कों की आवश्यकता थी और क्लर्क जो है उनके लिए प्रशिक्षित होना भी आवश्यक था, इसलिए बेटा उन्होंने शिक्षा को प्रसार को नापसंद करने के बाद भी मजबूर होकर के उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ा। और इस हालांकि जबकि बेटा जो शिक्षा थी वो क्या थी, वो एक तो सीमित भी थी और साथ ही साथ वो गलत भी थी, लेकिन उसमें भी क्या था, उसमें भी नए नए विचार थे, सक्रिय विचार की दिशा थी, जिसने क्या किया, उनके दिमाग की खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले, और इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। तो क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। आज आपको पार्ट 6 से जो है पेज नंबर 92 और पेज नंबर 93 पढ़ना है। और देखिए बेटा कि इसमें अंतिम दौर 1 में हमारे लेखक ने हमें क्या जानकारी दी है।